हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो बच्चों, क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं और अब समय आ गया है एमपी सुपर 100 एग्जाम के लिए मेहनत करने का। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि सुपर 100 एग्जाम का सिलेबस क्या है और कुछ हम ऐसी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कि अक्सर बच्चे करते हैं और जिनकी वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। अब देखो, मैं पिछले 4 से 5 सालों से बच्चों को एमपी सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन है वो करा रहा हूँ। तो मुझे एक चीज़ या कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो अक्सर बच्चे करते हैं और मुझे उसके बारे में पता होता है। मैं वो गलतियाँ आपको बताने वाला हूँ ताकि आप वो गलतियाँ ना करो, है ना? क्योंकि अगर आप भी वही गलती करोगे तो फिर आपका भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो 2 पार्ट में रहेगा। पहले हम पूरी अच्छी तरीके से जो सुपर 100 का सिलेबस है उसको समझेंगे, पेपर का पैटर्न समझेंगे, पेपर में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उन सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज़ें समझेंगे और उसके बाद फिर हम उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिनको आपको इग्नोर करना है। तो चलिए बच्चों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, हम जान लेते हैं कि पेपर का पैटर्न है वो कैसे होता है। अब आपको पता होगा बच्चों की सुपर 100 एग्जाम में आपके 3 एग्जाम्स होते हैं। एक आपका जेईई का होता है, एक आपका नीट का होता है और तीसरा आपका क्लेट का होता है। ये 3 आपके एग्जाम होते हैं। पेपर आपका बच्चों 100 नंबर का आता है ना? और इसमें 100 मार्क्स का आपका तीनों ही पेपर आते हैं, चाहे वो जेईई का हो, नीट का हो या फिर क्लेट का हो। और इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो भी 100 होते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन ये भी हमारे कितने होते हैं? 100 होते हैं तीनों पेपर के अंदर। ठीक है। और सबसे बड़ी बात बच्चों, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। और क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि आपको बच्चों एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसके आपको ऐसे 4 ऑप्शन ए बी सी और डी, ऐसे 4 ऑप्शन है वो दिए रहेंगे। आपको उनमें से टिक करना होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर है वो क्या है। तो 100 नंबर का पेपर होता है। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 होते हैं, एक नंबर का एक क्वेश्चन। और जो पेपर में नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं होती है। अब हम तीनों ही सब्जेक्ट के लिए, जो तीनों ही स्ट्रीम है आपकी, उनके लिए सब्जेक्ट्स जान लेते हैं कि किस स्ट्रीम में कौन-कौन से सब्जेक्ट है वो पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो जेईई में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं। पहला हो गया बच्चों आपका फिजिक्स यानी कि भौतिक भौतिक विज्ञान। दूसरा हो गया बच्चों आपका केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। और थर्ड हो गया बच्चों आपका मैथ्स। ठीक है? ये तीनों ही सब्जेक्ट आपके आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट बच्चों। ओके, अब हम बात कर लेते हैं नीट के बारे में। तो नीट में भी बेटा आपकी फिजिक्स आती है ना? आपकी केमिस्ट्री आती है और आपकी बायोलॉजी आती है। इस तरीके से आपके 3 सब्जेक्ट है वो आते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चों को ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में नहीं पता होगा। तो बेटा आपके साइंस के बुक के अंदर ही अलग-अलग जो चैप्टर्स होते हैं उनको साइंस में डिवाइड किया गया है। कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, कुछ केमिस्ट्री के और कुछ बायोलॉजी के अंतर। लेकिन आपकी क्लास 10th में एक ही बुक होती है साइंस की, उसी के अंदर ये तीनों टाइप के जो सब्जेक्ट्स हैं वो रहते हैं। बेटा हम थोड़ी-सी क्लेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, क्लेट में बेटा आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है बेटा आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि जिसको हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं, है ना? आपको एक पूरा पैसेज दिया रहेगा और आपको उसको पढ़कर उनके जो आंसर होते हैं उनको आंसर, सॉरी, जो उनके क्वेश्चंस होते हैं उनको आंसर करना होता है। दूसरा होता है बच्चों आपका एसएसटी और जीके, एसएसटी और जीके। थर्ड होता है बच्चों आपकी मैथ यानी कि गणित। और फोर्थ होता है बच्चों आपका करंट अफेयर, करंट अफेयर्स। ठीक है? तो ये 4 सब्जेक्ट आपकी क्लेट में पूछे जाते हैं। अब अगर हम जेईई की बात करें तो जेईई में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिजिक्स बेटा आपकी 30 नंबर की आती है, केमिस्ट्री भी आपकी 30 नंबर की आती है और मैथ आपकी 40 नंबर की आती है। ठीक है? वहीं अगर नीट की बात करें तो नीट में भी फिजिक्स 30 नंबर की, केमिस्ट्री भी 30 नंबर की, बायोलॉजी हमारी 40 नंबर की आती है। ठीक है? क्लेट में बेटा जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है ये 25 नंबर का, एसएसटी और जीके यानी कि सामाजिक विज्ञान और जनरल नॉलेज ये भी 25 नंबर की, गणित भी आपकी 25 नंबर की और जो करंट अफेयर होता है ये भी आपका 25 नंबर का होता है। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन अगर करंट अफेयर में है तो आप जान लीजिए कि करंट अफेयर बेटा वो सारी चीजें होती हैं जो देश में नई नई घटित हों, जो जो नई घटनाएं होती हैं, जो जो नई चीजें होती हैं, उन्हीं को करंट अफेयर है वो बोला जाता है।
जैसे मान लीजिए कि इस साल अपने देश में G20 हुआ था या इससे पहले हुआ था। पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि G20 की बैठक कहाँ पे हुई? जो हाल ही में घटित चीज़ें होती हैं, वो हमारे करंट अफेयर के अंतर्गत आती हैं। तो आपके पेपर में पर सब्जेक्ट जो वेटेज रहता है, वो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, आप देख सकते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपकी जेईई और नीट में आती है, जो कि 30-30 नंबर की होती है। मैथ और बायोलॉजी आपकी 40 नंबर की आती है। ठीक है? ये अलग-अलग सब्जेक्ट हैं। और बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट होता है कि क्या सर हम सुपर 100 एग्जाम इन तीनों ही स्ट्रीम के लिए दे सकते हैं? तो बिल्कुल हाँ बेटा, आप किसी एक स्ट्रीम के लिए और अगर आप तीनों के लिए भी देना चाहें तो आप दे सकते हो। और इन पेपरों की जो टाइमिंग रहती है वो भी अलग-अलग रहती है। तो अगर आप तीनों के लिए पेपर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हो। बट उसमें थोड़ी-सी प्रॉब्लम यही होती है कि फिर आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, है ना? क्योंकि अगर आपको तीनों एग्जाम को पास करना है तो फिर आपको अलग-अलग तैयारी है उन तीनों ही सब्जेक्ट्स की करनी होती है। इसलिए बेस्ट यही रहता है कि किसी आप एक पर फोकस करो। कभी-कभी क्या होता है, हम अगर ज़्यादा चीज़ों पर फोकस कर लेते हैं तो हमारी सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। और लेकिन अगर हमारा फोकस किसी एक चीज़ पर रहता है तो हम उसमें बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट है वो निकाल पाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे हमेशा यही पूछते थे कि सर क्या 10th के साथ में सुपर 100 की प्रिपरेशन करनी चाहिए? तो मैंने हमेशा उनको मना किया है, क्योंकि अगर आप बोर्ड्स का भी पढ़ रहे हो, आप सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हो और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तो फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाते हो। इसलिए हमेशा एक टाइम पर एक ही चीज़ करनी चाहिए और वो भी पूरी मेहनत और जी-जान से करनी चाहिए, तभी आपको उसमें सफलता है वो मिल सकती है। मैं आपको एक-एक करके सारे सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है, वो भी बता देता हूँ कि कोई भी डाउट आपके मन में ना रहे, है ना? सारी चीज़ें आपको क्लियर हों। तो बच्चों सबसे पहले फिजिक्स यानी कि हम भौतिक विज्ञान की बात कर लेते हैं। इसमें आपके ये सारे चैप्टर्स आते हैं। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नित्य तथा रंग-बिरंगा संसार, विद्युत और चौथा जो चैप्टर है वो है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये हिंदी में है। इंग्लिश में बात करें तो लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो ये सारे चैप्टर आपके फिजिक्स के हैं। वैसे तो बच्चों ये क्लास 10th के चैप्टर हैं, लेकिन जो सिलेबस रहेगा बच्चों वो आपका क्लास 10th का ही रहेगा। क्वेश्चन थोड़े से आपके एडवांस आते हैं, जैसा कि मैं आपको काफी सारे वीडियोस में बता चुका हूँ। फिर केमिस्ट्री की बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक। यहाँ पे उसके यौगिक आना था, थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप, उसके। ठीक है। इंग्लिश में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये बेटा इंग्लिश का मतलब ये है कि इन्हीं चैप्टर्स को मैंने इंग्लिश में उनका नाम है वो लिखा हुआ है, ताकि जो हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इसको बढ़िया तरीके से समझ पाएं। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं मैथ की। तो मैथ में देखिए आपका इतना बड़ा सिलेबस आता है। वास्तविक संख्याएं, बहुपद, दो चर वाले रैखिक समीकरण का योग, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणियां, त्रिभुज, निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, रचनाएं नहीं आता है, सॉरी इसको काट देना। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सांख्यिकी और प्रायिकता, ये सारे चैप्टर्स आपके आते हैं। इंग्लिश में बात करें तो रियल नंबर्स, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन। इसके एप्लीकेशन भी आते हैं। ठीक है। इट्स एप्लीकेशन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी। तो ये सारे चैप्टर्स आपके मैथ के सिलेबस है। आप चाहें तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना? ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं, इनका सिलेबस कवर करना है, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको रखने हैं। चलिए बच्चों, अब हम बात कर लेते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। तो देखिए बायोलॉजी में आपके 4 चैप्टर्स हैं। जैव विक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो ये 4 चैप्टर आपके बायोलॉजी में आते हैं। इंग्लिश में बात करें तो लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो ये चारों चैप्टर आपके बायोलॉजी के सिलेबस हो जाते हैं। तो जैसे जेडबलई में मैथ, फिजिक्स और आपकी केमिस्ट्री आनी है, तो आप मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो सिलेबस है, जो चैप्टर्स हैं, उनको पढ़ लीजिए। बायोलॉजी वाले यानी कि नीट वाले बच्चे हमारे बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि क्लेट वाले बच्चों को कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ना है। तो सबसे पहले तो बेटा क्लेट वाले बच्चों को मैथ पढ़नी है। 25 नंबर की आपकी मैथ आती है, मैथ का सिलेबस मैं बता चुका हूँ। दूसरा बच्चों जो है आपका वो जीएस एंड करंट अफेयर्स है। ये आपका पूरा, ये जो पूरा आपका सेक्शन है बेटा, ये 50 मार्क्स का आता है, यानी कि 50 अंक का।
इस 50 अंक के लिए आपको इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, भूगोल, करंट अफेयर्स और सामान्य विज्ञान, ये सारी चीज़ें हैं वो पढ़नी पड़ेंगी। ये थोड़ा-सा बड़ा सिलेबस हो जाता है ना? इंग्लिश में बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस, इनसे ही सारे बेटा क्वेश्चंस आते हैं। टॉपिक बहुत ज़्यादा होते हैं, टॉपिक की तो आप बात मत पूछो, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेकिन उनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादा गहराई से क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऊपर-ऊपर से क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। लेकिन आपको ये सारे ही सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने होंगे। है ना? और इन सब के बारे में मुझे इतनी डीप में नॉलेज नहीं थी क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट नहीं रहा है। मेरा जो मेनली जो सब्जेक्ट्स रहे हैं वो साइंस स्ट्रीम रहा है। लेकिन इस साल हमारे साथ शुभम वर्मा सर हैं, उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझाई हुई हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें हैं वो बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन है वो कर पा रहा हूँ। बच्चों लास्ट में इसमें आपका एक सब्जेक्ट और रह जाता है जो कि है इंग्लिश यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो बच्चों इसमें ना क्या होता है आपसे बहुत सारे आपको पैसेज दिए रहते हैं। पैसेज में एक पूरी कहानी होती है और उसमें आपको फिर क्वेश्चन दिए होते हैं तो आपको पैसेज को पढ़ के उन क्वेश्चन के आंसर है वो टिक करने होते हैं। इसके अलावा उसमें से आपको कुछ ग्रामर का भी कोई क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रहता है जो कि बच्चों आपका 25 मार्क्स का आता है, 25 नंबर का। ठीक है? तो 25 नंबर का आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, 25 की मैथ आएगी और 50 नंबर का आपका जीके, एसएसटी और जो करंट अफेयर वाला पार्ट होता है, वो पेपर में पूछा जाता है। तो बच्चों यहाँ पे मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स पेपर के बारे में बता दिया है। अब मैं आपको कुछ ऐसी मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो कि बच्चे आम तौर पर करते हैं और उनका रिजल्ट ये होता है कि फिर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो बच्चे जो ये छोटी-छोटी गलतियाँ करते हैं, वो उनके सिलेक्शन में एक बहुत बड़ी बाधा है, वो बनती हैं। चलिए मैं आपको एक-एक करके सारी गलतियाँ बता देता हूँ। देखिए गलतियाँ क्या हैं, तो सबसे पहले बच्चे समझते हैं कि अगर मैंने एनसीईआरटी को पढ़ लिया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बेटा बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अगर आप एनसीईआरटी की बुक को पूरा पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन है वो हो जाएगा। है ना? देखिए आपने बहुत सारे आईएएस यानी कि जो यूपीएससी के टॉपर भी होते हैं, वो भी बोलते हैं कि मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा है। क्या आपको लगता है कि जो छोटी-छोटी बुक्स हैं वो एनसीईआरटी को वो पढ़ के वो कलेक्टर बन गए होंगे? बेटा ऐसा नहीं होता है, एनसीईआरटी का मतलब ये होता है कि उन्होंने एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं, है ना? उनको बहुत अच्छे से पढ़ा है, उनको किसी और बुक से डिटेल तरीके से पढ़ा है। मतलब जो टॉपिक उठाए हैं वो एनसीईआरटी के उठाए हैं लेकिन उनको डिटेल में बहुत ही अच्छी-अच्छी बुक्स से पढ़ा है। तो अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी के 4-5 जो चैप्टर्स दिए गए हैं उनको अगर आप अच्छे तरीके से रट लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो बच्चों एक बहुत बड़ी गलतफ़हमी है ना? और अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो पिछले सालों के जो पेपर हैं सुपर 100 एग्ज़ाम के, उसको आप देख लो, पेपर आपको हमारे ओन स्टडी ऐप पर मिल जाएँगे फ्री मटेरियल के सेक्शन में। तो वहाँ पे जाओ पुराने सालों के पेपर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसा आता है, ठीक है? मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, आप खुद समझदार हो, पेपर देख के आपको पता लग जाएगा कि पेपर कहाँ से आता है। दूसरा बच्चों डोंट फोकस ऑन स्पेसिफिक सिलेबस। देखिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एक बिल्कुल अच्छा सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। एक बच्चा पिछले साल क्लेट की तैयारी कर रहा था और उसमें जो अपना जीके और जीएस है, वो लूसेंट की बुक से पढ़ रहा था। लूसेंट की बुक आपको पता होगा बच्चों एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बुक है, ना कि आपके सुपर 100 एग्ज़ाम के लिए। बच्चों उस इतनी मोटी उस लूसेंट की बुक को पढ़ रहा था, लेकिन उसको ये पता ही नहीं था कि लूसेंट से कभी भी सुपर 100 एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाता है। ठीक है? तो लूसेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सुपर 100 एग्ज़ाम का जो स्पेसिफिक सिलेबस है, वही आपको पढ़ना है। ठीक है? इसके बाद बच्चों डोंट हैव प्रैक्टिस क्वेश्चन। देखिए सुपर 100 एग्जाम या कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बच्चों, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती है। मान लीजिए आपके पेपर में 100 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन कोई आपको 1000 ऐसे क्वेश्चन दे दे, बिल्कुल सेम टू सेम आपके पेपर के जैसे क्वेश्चन आपको दे दे और आपसे बोल दे कि आप इन 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। क्या बच्चों आपको लगता है कि अगर आप 1000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपसे पेपर के जो 100 क्वेश्चन है वो इजीली बन जाएंगे? बिल्कुल बन जाएँगे बच्चों, ये हमेशा यही होता है। तो आपको अच्छी क्वालिटी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो भी आपको चाहिए होंगे। और सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं, वो सिर्फ़ मेहनत करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं। देखिए, मेहनत करना ज़रूरी होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब जो समय आ चुका है बच्चों वो 2025 आ चुका है। एआई जैसे नई-नई चीज़ें आ चुकी हैं, जो आपकी घंटों की मेहनत को मिनटों में खत्म कर सकती हैं। जो चीज़ पहले कई घंटे ले रही थी, यानी कि कई-कई साल भी ले रही थी, वो अब मिनटों में खत्म हो जाती हैं। तो आपको भी थोड़ी-सी हार्ड वर्क के साथ में मेहनत भी स्मार्ट वर्क भी करना है, ताकि आप और लोगों से आगे निकल सको। जो बच्चे सिर्फ़ मेहनत कर रहे हैं, अगर आप भी सिर्फ़ मेहनत करोगे तो आप सिर्फ़ उनके लेवल पर रहोगे। लेकिन अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको हार्ड वर्क के साथ में मेहनत भी सॉरी स्मार्ट वर्क भी करना होगा। ठीक है? तो बच्चों ये कुछ गलतियाँ हैं जिनको आपको नहीं करना है। और बच्चों आप लोगों के लिए एक खुशखबरी और है,
तो सुपर 100 एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो हमारा लक्ष्य बैच है वो लॉन्च हो चुका है। और जैसा कि आपको पता था कि पहले 24 घंटे के लिए जो हमारे 100 बच्चे होंगे उनको ही बैचेस में जो डिस्काउंट है वो मिल रहा था। लेकिन बहुत सारे बच्चे इस डिस्काउंट का फायदा नहीं उठा पाए थे क्योंकि सीट्स हमारी सारी फुल हो गई थी। तो बच्चों मैं इस डिस्काउंट को फिर से 24 घंटे के लिए है वो बढ़ा रहा हूँ, है ना? तो इसमें क्या होगा बच्चों, ठीक है? इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो हमारे 2400 रुपए के जेईई और नीट के हिंदी मीडियम के बैच थे बच्चों, वो आपको अगले 24 घंटे में भी 1999 रुपए में ही मिलेंगे। और जो क्लेट का हमारा बच्चों 2000 का बैच था, ठीक है, हिंदी माध्यम की बात कर रहा हूँ मैं अभी, उसकी फीस बच्चों अगले 24 घंटे के लिए फिर से 1249 रुपए कर दी गई है। ठीक है, तो ये फीस सिर्फ अगले 24 घंटे के लिए है। जेईई और नीट हिंदी माध्यम की जो फीस 2400 थी बच्चों, वो 2400 से 1999 कर दी गई है। और जो क्लेट हिंदी माध्यम की फीस थी वो 2000 से 1249 कर दी गई है। तो ये हिंदी मीडियम की फीस है अगले 24 घंटे के लिए। इंग्लिश मीडियम की बात करें, ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम में बेटा जेईई और जो नीट की फीस थी वो 3000 रुपए थी। इसको भी बच्चों कम करके आपके लिए सिर्फ हमने इस फीस को कितना कर दिया है, 2399 रुपए, 2399 कर दिया है अगले 24 घंटे के लिए। और क्लेट की फीस जो कि 2000 रुपए थी, इसको भी बच्चों हमने 1499 कर दिया है अगले 24 घंटों के लिए। और ये ऑफर सिर्फ 24 घंटों के लिए रहेगा। तो जितने भी बच्चे सुपर 100 एग्जाम को पास करके अपने सिलेक्शन को पक्का करना चाहते हैं, तो अभी ओन स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और जो हमारा बैच है लक्ष्य सुपर 100 बैच उसको ज्वाइन करें। बैच ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में काफी सारे नंबर भी दिए गए हैं, उन पर कॉल करके भी आप बैच को ज्वाइन कर सकते हो। तो बच्चों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्दी मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बात याद रखना, सुपर 100 एग्जाम में सिलेक्शन आपका पक्का है। बस ओन स्टडी के साथ में बने रहना। थैंक यू सो मच बच्चों। बाय बाय ऑल।